हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा करने वाले नागरिकता को लेकर। जी हाँ, नागरिकता वाला जो टॉपिक है ये हाल ही में सिलेबस में चेंजेस करके हमने जोड़ा है। वहीं पर बात किया जाए कि ये नागरिकता का टॉपिक कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरएस और पीएसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी पहले नागरिकता वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं था, अभी जोड़ा गया है। तो खूब सारे स्टूडेंट के कमेंट मैसेजेस आ रहे थे कि सर नागरिकता वाला टॉपिक पहले नहीं था, नागरिकता वाला टॉपिक अभी जोड़ा गया है, तो आप एक बार इस टॉपिक को करवा दीजिए यूट्यूब पर। तो ये क्लास आप लोगों के लिए डाली गई है ताकि आप लोग आराम से एक निश्चित समय में व्यवस्थित तौर पर पूरा टॉपिक पढ़ पाए, है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज का अपना सेशन और यहाँ पर हम बात करेंगे नागरिकता को लेकर। देखिए, सबसे पहले नागरिकता के बारे में हम किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले नागरिकता संघ सूची का विषय है और आप जानते हैं कि संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, है ना। आप सब लोग जानते हैं कानून बनाने का अधिकार किसके पास है। तो आप सब लोगों को पता है कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो कानून बनाने का अधिकार है संसद के पास। क्लियर है ये वाली बात? तो याद रखिएगा ये संघ सूची का विषय है। और आप सब लोगों को पता है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच हमें नागरिकता के बारे में पढ़ना होता है। यानी ये एक संघ सूची का विषय है जिस पर कानून पार्लियामेंट बनाती है और हमें नागरिकता पढ़ने के लिए भाग 2 का अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच पढ़ना होता है। फिर देखिए, नागरिक किसे कहते हैं? एक सामान्य शब्दों में कहा जाए तो राज्य की ओर से जिन्हें राजनीतिक व नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं नागरिक। सही मायने में एक नागरिक की परिभाषा क्या है? तो व्यवस्थित तौर पर आपको ये बात याद रखनी है कि जिन्हें राज्य की ओर से राजनीतिक व नागरिक अधिकार जो है वो दिए जाते हैं वो कहलाते हैं नागरिक। नागरिकता के बारे में बात की जाए तो कुछ देशों में एकल नागरिकता है, कुछ देशों में दोहरी नागरिकता है, कुछ देशों में तिहरी नागरिकता है। जैसे यहां पर मैं बात करूं तो आप भारत की देख लो या फिर ब्रिटेन में देख लो तो यहां पर इकहरी नागरिकता है। आप सब लोग जानते हैं भारत या ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे हम तो यहां पर एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। जब हम विशेषता वाला टॉपिक पढ़ते हैं तब हम बात करते हैं कि भारत में नागरिकता कैसी है, तो एकल नागरिकता। और ये एकल नागरिकता वाला जो प्रावधान है ये प्रावधान हमने कहां से लिया है? तो ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। फिर देखिए यहाँ पे दोहरी नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता देखिए आप अमेरिका में है। तिहरी नागरिकता वहां पर आप देखिए स्विट्जरलैंड में है। तो यहाँ पर देखिए आप एक तरफ तो देश की नागरिकता है, देश और राज्य की, देश राज्य और जिले की नागरिकता। मोटे तौर पर बात किया जाए तो नागरिकता के 3 अहम हिस्से हैं जिनके बारे में हमने बात करी। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम भारत में रहते हैं और भारत की नागरिकता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर समझिए, यहाँ पर आपको यहां से जितने भी आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स को समझते हुए चलना है। आप एक एक आर्टिकल को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे तो चीजों को समझना और रिवाइज करना हमारे लिए थोड़ा सहूलियतीपूर्ण रहेगा। हम बड़ी आसानी से उनको समझ लेंगे। देखिए, सबसे पहले संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, यानी हम यहां बात करने वाले हैं कब के बारे में? तो याद रखिएगा हम यहां चर्चा करने वाले हैं 26 जनवरी 1950 के आसपास कि जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता को लेकर क्या क्या प्रावधान थे। आप लोगों को पता है जब मैं बात करूं कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर वर्ष 1949 को हमारा जो संविधान है वो संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया। संविधान जो है वो संविधान आंशिक रूप से क्या किया गया? तो आप लोगों को पता है आंशिक रूप से लागू किया गया। और कौन से अनुच्छेद लागू किए गए? 5, 6, 7, 8 और 9। ये वो अनुच्छेद है जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है, या ये वो अनुच्छेद है जिन्हें 26 नवंबर को ही हमने लागू कर दिया। और याद रखना ये किसके बारे में है? तो ये नागरिकता के बारे में। यानी हमारा मूल संविधान लागू नहीं हुआ उससे पहले, यानी जब हमारा 26 जनवरी को संविधान लागू नहीं हुआ उससे पहले जब बनकर के तैयार हुआ हमने तभी क्या कर दिया? ये कुछ 5 अनुच्छेद जो है नागरिकता वाले हमने इमीडिएट इफेक्ट से हमने इनको अप्लाई कर दिया। क्या है इसमें? तो समझिए, इसमें लिखा हुआ है कि 26 जनवरी 1950 में प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, डोमिसाइल है, और याद रखना जिसका भारत में जन्म है, क बताया गया है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। नंबर 1, भारत के राज्य क्षेत्र में उसका अधिवास है और उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, या 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में निवासी रहा हो, वो भारत का नागरिक होगा।
कहने का मतलब क्या है कि भारत का नागरिक किसको कहा जाएगा, इसके बारे में अनुच्छेद 5 में सबसे पहले बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 में प्रत्येक वो व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक होगा यदि उसका जन्म भारत में हुआ है, यदि उसके माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ है, और यदि जब ये संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को उससे पहले कम से कम 5 वर्ष तक अगर वो भारत में रह रहे हैं तो इसका मतलब वो भारत के क्या होंगे, वो भारत के नागरिक कहे जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात। तो यहां पर 3 क्लॉज है, 5वें में क ख और ग करके 3 क्लॉजों में 3 क्लॉजेज में ये सारी चीजें बताई गई है। फिर देखिए वहीं पर मैं बात करता हूं अनुच्छेद 6 के बारे में। ऊपर अक्षर कट तो नहीं रहा है ना। अनुच्छेद 6 के बारे में क्या कह रहा है अनुच्छेद 6, इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से समझना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। देखिए ये कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार, यानी वे लोग, याद रखिएगा, वे लोग जो पाकिस्तान से कहां पर आ गए हैं, भारत में आए हैं और भारत में वो रह रहे हैं, उनकी नागरिकता को लेकर क्या क्या प्रावधान है तो उसके बारे में बताया गया है। कहां पर बेटा, तो धारा 6 में। तो पाकिस्तान से भारत की ओर प्रव्रजन करने वाले जो लोग हैं उनकी नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है वो बताया गया। देखो यदि कोई व्यक्ति निम्न शर्तों को पूरा करता है तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति इन कंडीशन को पूरी करता है तो हम उसे भारत का नागरिक मानेंगे। लेकिन कौन, वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से कहां आया है, भारत में आया है। समझिए 2 क्लॉज है यहां पर। पहले यदि वह यानी जो व्यक्ति आया है वो, है ना, याद रखना, यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई अथवा उसके पितामह पितामही मातामह मातामही में से कोई भी व्यक्ति जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत में जन्मा हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि वे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत की ओर आए हैं रहने के लिए वो भारत के नागरिक होंगे यदि वो खुद व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके पितामह पितामही यानी दादा दादी या उसके मातामह मातामही या नाना नानी में से कोई व्यक्ति 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उसका जन्म कहां हुआ हो, भारत में हुआ होगा। यानी अखंड भारत के बारे में बात कर रहे हैं वो वाला व्यक्ति। क्लियर है। फिर देखो यहां पर ख में 2 बातें बताई गई है। कितनी? 2। 19 जुलाई 1948 से पूर्व भारत में रह रहा हो, यानी अगर कोई व्यक्ति, याद रखना, अगर कोई व्यक्ति 1947 के विभाजन के समय कहां पर चला गया, पाकिस्तान में चला गया, लेकिन वो व्यक्ति वापस आ गया, कहां पर, वापस आकर के रहने लग गया भारत में। और याद रखना 19 जुलाई वर्ष 1948 से पहले वो कहां पर रह रहा हो, उससे पूर्व वो आकर के कहां पे रह रहा हो, वो भारत में रह रहा हो। यानी यहां से तो चला गया लेकिन इससे पहले वो आकर के कहां रह रहा है, अगर वो भारत में रह रहा है तो हम उसे भारत का नागरिक मान लेंगे। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो वापस आ जाता है और भारत में रह रहा है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि वह 19 जुलाई 1948 या उसके बाद भारत में आकर रहा है, मान लो 19 जुलाई 1948 के बाद में वो भारत में आकर रहा है, तो याद रखना भारत की नागरिकता ग्रहण की हो किंतु नागरिकता है तो कम से कम 6 महीने तक भारत में निवास करना आवश्यक है। यानी याद रखना अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आकर रह गया तो कोई दुविधा की बात नहीं, लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद आकर के रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता तब मिलेगी जब कम से कम वो 6 महीने तक भारत में रह चुका हो। क्लियर है। फिर याद रखना, अब आप कहोगे सर ये डेट का क्या मसला है, 19 जुलाई 1948, तो देखो 19 जुलाई 1948 वो तारीख है जब भारत से पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को क्या दिया गया, परमिट प्रदान किया गया। याद रखना अगर आप भारत से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं तो उनको ये परमिट दिया गया और उस परमिट की डेट है क्या, 19 जुलाई 1948। क्लियर है, याद रखिएगा। तो एक एक फैक्ट हमने यहाँ बढ़िया तरीके से देखा, बढ़िया तरीके से रिवाइज किया। हमने पाकिस्तान से भारत की ओर, पाकिस्तान से भारत को आने वाले जो लोग हैं उनके अधिकारों के बारे में बात किया, कौन सा भारत का नागरिक होगा उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है। फिर देखो अब यहां पर जैसे कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा रहा है तो उसके बारे में क्या प्रावधान है वो बताया गया है अनुच्छेद 7 में। समझो क्या कह रहा है, भारत से पाकिस्तान की ओर प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी अधिकार। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति जो है वो भारत से कहां जाना चाहता है,
पाकिस्तान जाना चाहता है तो उस व्यक्ति के नागरिकता संबंधी अधिकारों के बारे में प्रावधान कहाँ लिखा हुआ है? तो आप कहोगे कि उनके संबंध में जो प्रावधान है वो प्रावधान लिखा हुआ है अनुच्छेद 7 में। अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है बेटा? तो सुनो, अनुच्छेद 7 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से कहां जा रहा है? पाकिस्तान की ओर जाता है ना, और जाता है तो याद रखना 1 मार्च 1947, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना 1 मार्च 1947 डेट याद रखना के बाद भारत से पाकिस्तान गया है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है? हमें आजादी कब मिली? याद रखिएगा, हमें आजादी कब मिली? आप सब लोग जानते हैं हमें आजादी कब मिली? आप सब लोग जानते हैं हमें आजादी मिली 15 अगस्त वर्ष 1947 को। कब मिली? 15 अगस्त वर्ष 1947 को। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया हो, यानी 1 मार्च 1947, है ना, याद रखना 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है, इसके बाद अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया है तो याद रखना वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि संविधान के लागू होने के बाद हमने ये वाला प्रावधान किया कहां पर? संविधान में, है ना। हमने ये वाला प्रावधान कहां किया? संविधान में। और आप लोग जानते हैं संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में। तब हमने ये लिखा कि भाई साहब 1 मार्च 1947 के बाद, याद रखना इसके बाद अगर कोई व्यक्ति कहां पर जाकर के रहा है, याद रखना अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान में जाकर के रहा है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, हम उसे भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। क्लियर है? देखो 1947 के बाद, लेकिन याद रखना यदि वह चला तो गया 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन यदि वह निवास हेतु पुनः लौट आता है ना, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है, किंतु उसे 6 माह तक भारत में रहना होगा। अगर कोई व्यक्ति चला गया गलती से 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन वो वापस आ जाता है तो उसे 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा, तब जाकर के वो क्या बन सकता है? तो याद रखना तब जाकर के वो भारत का क्या बन सकता है बेटा? नागरिक बन सकता है। क्लियर है दोनों बातें? दोनों फैक्ट बहुत इजी है, बशर्ते आपको बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए कि नागरिकता के संबंध में है। कोई व्यक्ति अगर भारत से पाकिस्तान चला गया, उसकी नागरिकता को लेकर के क्या प्रावधान है, तो दोनों बहुत बढ़िया तरीके से हमने यहां पर चर्चा करी है। फिर देखो यहां पर बड़े बड़े आर्टिकल यही थे, अब दोनों छोटे छोटे आर्टिकल हैं 8, 9 और 10, 11। सुनो यहां पर क्या लिखा है, देखो यहां पर लिखा है कि भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय उद्भव के जो लोग हैं, भारतीय उद्भव के लोग या मूल के जो व्यक्ति हैं, उनकी नागरिकता संबंधी अधिकार। ऐसे कोई व्यक्ति जो है तो भारत के, भारतीय मूल के हैं, भारतीय उद्भव के हैं, लेकिन रहते हैं कहीं और, बाहर रहते हैं, तो उनके मौलिक अधिकारों यानी उनकी नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है बेटा? तो ध्यान रखना। देखो यदि कोई व्यक्ति स्वयं अथवा माता पिता, याद रखना यदि कोई व्यक्ति खुद या उसके माता पिता 1935 के अधिनियम के तहत माता पिता का 1935 के अधिनियम के तहत भारत में जन्म हुआ हो, भारत में क्या हुआ हो, याद रखिएगा भारत में जन्म हुआ है तो निम्न शर्तों के आधार पर उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसका उद्भव या उसके माता पिता का उद्भव जो 1935 के अधिनियम के तहत जिनका जन्म कहां हुआ हो, भारत में हुआ हो, तो याद रखना वो भारत के नागरिक होंगे यदि उन्हें नागरिक के तौर पर क्या कर लिया जाता है? पंजीकृत किया गया हो। यदि एज ए सिटीजन उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन जो है उन्होंने वो कराया हो, रजिस्ट्रीकृत अगर उन्होंने पंजीयन करवा लिया है तो, या फिर देख लीजिए इनका पंजीकरण राजनयिक अथवा काउंसिल के प्रतिनिधि द्वारा किया गया हो, मतलब जहां पर इनका जन्म हुआ है वहां पर जो हमारे राजनयिक हैं या फिर जो काउंसिल के लोग हैं, अगर उन्होंने उनका पंजीकरण किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो हम उसे भारत का नागरिक मानेंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय मूल का है लेकिन विदेश में रहता है तो उसके नागरिकता संबंधी क्या क्या बातें तो आपको ध्यान रखना है। यदि वो खुद या उसके माता पिता का जन्म 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में हुआ हो, है ना, तो वो भारत का नागरिक हो सकता है, लेकिन उसे पंजीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और ये रजिस्ट्रेशन राजनयिक या काउंसिल के द्वारा अगर किया गया है तो हम उसे भारत का नागरिक मानेंगे। तो अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9 देखो, विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता का स्वतः समाप्त होना। जैसे मान लीजिए आप भारत के नागरिक हैं, आप अमेरिका में गए, आपको अमेरिका में किसी महिला से प्रेम हो गया, आप वहां विवाह कर लिया आप लोगों ने,
आप लोगों ने वहां की नागरिकता ले ली, तो भारत का संविधान दोहरी नागरिकता तो नहीं देता है, तो आपकी नागरिकता भारत में स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 व अनुच्छेद 8 के तहत भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाकर विदेशी नागरिकता ले लेता है और भारत की नागरिकता का त्याग करता है, तो हम उसे भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। मैं तो कहूं भारत का नागरिकता का त्याग भी नहीं करे तो भी हम उसे भारत का नागरिक नहीं मानेंगे। तो ये मोटे तौर पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है, धारा 8 और अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9 के बारे में। चलें आगे, याद रखना। फिर मैं बात करूंगा अनुच्छेद 10 के बारे में। क्या कहता है? यह कहते हैं कि नागरिकता का बने रहना, यानी नागरिकता के अधिकारों का बने रहना, यानी अगर कोई भी व्यक्ति जो संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार योग्य है तो वो नागरिकता का उपभोग करेगा, उसकी नागरिकता बनी रहेगी। देखो, प्रत्येक व्यक्ति संसद इस प्रकार के उपबंधों हेतु विधि का निर्माण कर सकती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति संसद के अनुसार संसद की विधि के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक बना रह सकता है। और एक बात याद रखना, इनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है बेटा? तो पार्लियामेंट के पास है। यानी पार्लियामेंट हमारी नागरिकता को लेकर कानून बना सकता है और उसके अधीन अगर अपन वैलिड है तो अपन नागरिक रहेंगे, नहीं तो अपनी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित किया जाना। आप सब लोग जानते हैं संसद को नागरिकता के अर्जन व समाप्ति से संबंधित विधि बनाने का अधिकार है। बोलो क्लियर है क्या? ये वाली बात याद रह जाएगा। चले आगे, फिर देखो इधर, यहां पर आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 10 के बारे में और अनुच्छेद 11 के बारे में। दोनों हमने बेसिक आर्टिकल थे जिनके बारे में हमने चर्चा करी और हमने इनको बढ़िया तरीके से पढ़ा। आगे देखो अगला क्या कह रहा है। और यहां पर राजस्थान पॉलिटी की PYQ श्रृंखला की एक बहुत बेहतरीन किताब है, अपनी ही किताब है, स्टेट पॉलिटी के विगत जितने भी प्रश्न पूछे गए, मैं बात कर रहा हूं फरवरी 2026 तक, ठीक है, जनवरी कह दो या फिर कह दो फरवरी 2026 तक, अभी तक जितने भी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का विश्लेषणात्मक हल यहां पर किया गया है। और हमारी सेकंड एडिशन जो है वो इसका आने वाला है, याद रखना, हमारा सेकंड एडिशन जो है वो आने वाला है। बहुत बेहतरीन और बहुत ही किफायती प्राइस में ये बुक आप लोगों को अवेलेबल करवाई जा रही है, मात्र 199 रुपए में। आप लोग लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से या फिर आपके नजदीकी बुक स्टोर से इस किताब को परचेज कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार कंटेंट के साथ ये किताब अवेलेबल करवाई जा रही है। और PYQ का क्या बढ़िया विश्लेषण किया है। आप जब एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या देखेंगे तो लगेगा इसके बाहर कुछ नहीं है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये किताब समराइज करी है हमने, है ना। अब सुनिए, तो यहां पर देखिए, अभी तक हमने जितनी बातें करी है ना, हमने एक बात करी है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 और अनुच्छेद 11। आप सब लोग जानते हैं अनुच्छेद 5 में बताया गया है किसके बारे में? तो नागरिकता के संबंध में प्रावधान बताया गया है। अनुच्छेद 6 में बताया गया है किसके बारे में? तो याद रख, देखो अनुच्छेद 5 में हमने क्या देखा, एक बार जल्दी से अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखो यहां पर अनुच्छेद 5 में हमने देखा नागरिकता के संबंध में प्रावधान। अनुच्छेद 6 में हमने देखा पाकिस्तान से कोई व्यक्ति अगर भारत जाना चाहता है उसके संबंध में प्रावधान बेटा क्या क्या है। फिर हमने सोचा, हमने यहां देखा कि भारत से अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाना चाहता है उसके संबंध में क्या प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में हमने बात किया कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति बाहर रहता है उसकी नागरिकता को लेकर प्रावधान। और अनुच्छेद 9 में हमने बात किया है अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। फिर हमने बात किया कि नागरिकता का बने रहना, विधि के अधीन रहते हुए नागरिकता का बने रहना। और याद रखना, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित किया जाता है। नागरिकता के संबंध में अधिनियम बनाना और उनको समाप्त करना, उसके संबंध में विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो मोटे मोटे तौर पर डेट वगैरह क्या है, एज इट इज आपको ध्यान रखना है, एज इट इज आपको तारीखों को याद रखना है, तब जाकर के चीजें हमें याद रहेगी, हम तब जाके चीजों को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। यानी यहां बेहतरीन तरीके से हमें बात करनी है इन सभी पहलुओं के ऊपर। क्लियर है ये वाली बात? नागरिकता के संबंध में बात कर ली। या फिर अगर मैं यहां बात करूं पाकिस्तान से भारत आने वाले, तो उनके संबंध में जो डेट है वो क्या थी? 19 जुलाई 1948। और यहां पर याद रखना भारत से पाकिस्तान जाने वाले में क्या था? 1 मार्च 1947, है ना। ये डेट याद रखना, ये एक एक डेट हमारे लिए काम की है। कभी कभार इनमें से एज इट इज सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता बेटा, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से। अब अपन यहां बात करने वाले हैं, अब अपन यहां चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? तो हम यहां चर्चा करने वाले हैं, हम यहां बात करने वाले हैं नागरिकता के संबंध में प्रावधान। आप सब लोग जानते हैं
कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का जो अधिकार है, कानून बनाने का जो अधिकार है, वो किसके पास है? संसद के पास है। और आपको पता है नागरिकता के संबंध में जो पहला अधिनियम बनाया गया वो वर्ष 1955 में पहला अधिनियम बनाया गया। यानी पार्लियामेंट के द्वारा नागरिकता के संबंध में जो पहला अधिनियम बनाया गया, वो पहला अधिनियम कब बनाया गया? तो आपको ध्यान देना है, वो पहला अधिनियम बनाया गया बेटा 1955 में। समय के साथ उसमें संशोधन किया गया 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। समय के साथ साथ उसमें संशोधन करते चले गए। ये वर्तमान का संशोधन है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है 2019 का, और हमें इसी के बारे में थोड़ा बढ़िया तरीके से पढ़ना है। परीक्षा में इनमें से खूब सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। यहां देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट के द्वारा इसे पारित किया गया 12 दिसंबर 2019 को और इसे लागू किया गया 10 जनवरी 2020 को। क्लियर है? एक एक फैक्ट आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। जिसे हमने नागरिकता संशोधन अधिनियम कहा है, वर्ष 2019 का है। 12 दिसंबर 2019 को ये संसद के द्वारा पारित किया गया और लागू किया गया 10 जनवरी 2020 को। क्या प्रावधान है इसमें, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखो, यहां बताया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, है ना, इन देशों में रहने वाली जो 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जातियां है, समुदाय है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई व फारसी, है ना, याद रखिएगा, जो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत में रह रहे हैं। याद रखना, इन 6 धर्म के लोग जो गैर मुस्लिम हैं, अगर इनमें से कोई भी समुदाय का व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहा है और उन्हें भारत में रह रहे हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। बोलो, क्लियर है क्या? आप एक छोटी सी बात को समझना, हम बात कर रहे हैं वर्ष 2019 में। हम कब बात कर रहे हैं? वर्ष 2019 में हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि अधिनियम 2019 में बना। हम कह रहे हैं कि भाई साहब 31 दिसंबर, हम कह रहे हैं कि भाई साहब 31 दिसंबर वर्ष 2014, याद रखना, हम यहां कह रहे हैं 31 दिसंबर वर्ष 2014 से पूर्व में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कहां पर रह रहा है, वो व्यक्ति भारत में रह रहा है, और वो कौन से समुदाय का है? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई या फारसी, तो हम उसे क्या करेंगे? तो हम उसे भारत की नागरिकता देंगे। हम उन्हें क्या करेंगे? हम उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। यह फैक्ट आपको याद रखना। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रावधान निम्न क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। हम कुछ क्षेत्रों में इस प्रावधान को लागू नहीं करेंगे। कौन से? जैसे 6ठी अनुसूची के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एक तो इन क्षेत्रों में हम लागू नहीं करेंगे, और साथ ही साथ इनर लाइन स्टेट जो आंतरिक रेखा वाले राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, हम यहां पर भी इस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे। यानी ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है 2019 वाला, इसमें कहा गया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले 6 ऐसे समुदाय हैं जो गैर मुस्लिम हैं, जिनमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी शामिल है, और जिन्हें 31 दिसंबर 2014 से वो लोग भारत में रह रहे हैं, तो हम उन्हें भारत की नागरिकता देंगे। लेकिन ये प्रावधान 6ठी अनुसूची के राज्यों पर लागू नहीं होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और एक बात याद रखना, ये इनर लाइन स्टेट जितने भी हैं, आंतरिक रेखा वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर वाले, वहां पर भी हम इसे लागू नहीं करेंगे। याद रखना, पहले 11 वर्ष हुआ करती थी ये अवधि, उसे घटा करके अभी कितना वर्ष कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। पहले भारत में रहने का कितने वर्षों का अनुभव था? 11 वर्षों का, तो नागरिकता दी जाती। अब हमने उसको 5 वर्ष कर दिया है इस नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत। चले आगे, ये वाली बात आपको याद रखनी है बढ़िया तरीके से, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम में। फिर देखो इधर, अब यहां बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, एक एक फैक्ट आपको समझना है, एक एक फैक्ट आपको याद रखना है। देखो, चलो देखो इधर, यहां बताया गया है कि भारत की नागरिकता, यानी नागरिकता अधिनियम 1955, कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता किस प्रकार से ले सकता है, तो उसके 5 आधार बताएं। एक तो आप जन्म से ले सकते हैं, वंश से ले सकते हैं, पंजीकरण से ले सकते हैं, देशीकरण से ले सकते हैं और अधिग्रहण से ले सकते हैं ना।
एक्वायर करके। यानी अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो देखो इधर, वो जन्म से बन सकता है, वो वंश से बन सकता है, वो पंजीकरण से बन सकता है, वो देशीकरण से बन सकता है और वो अधिग्रहण से बन सकता है। 5 आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म से। जैसे आप सब लोगों को पता है, आप भी भारत के नागरिक है, मैं भी भारत का नागरिक हूं। हमने कोई ये नागरिकता पंजीकरण से तो खरीदी नहीं है, वंशकरण से भी हमने इसको खरीदा नहीं है, या मतलब हमें नहीं मिला है। हम जन्म से भारत के नागरिक हैं। और अब जन्म से भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, सुनो। तो यहां पर 3 क्लॉज है, क, ख और ग। इनमें से परीक्षा में प्रश्न आता है बेटा, एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है। देखो याद रखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ हो, तो याद रखना वो क्या कहलाएगा, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। बोलो क्लियर है क्या? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म या तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो याद रखना वो भारत का नागरिक होगा। क्लियर है? जिसका जन्म भारत में हुआ हो। फिर देखो, क्योंकि 1 जुलाई 1987 में संशोधन अधिनियम हुआ था 1986 वाला, ठीक है, याद रखना। देखो यहां पे आप चीजों को देखिए, ये हुआ 87 में, ये हुआ आपको 92-93 में नजर आएगा, है ना। इस तरह से आपको चीजें जो है वो पढ़नी है, वो देखना है। फिर देखो इधर आगे काम की बात क्या है, देखो 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद, है ना, बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले। कब तक? याद रखना, यहां पर एक फैक्ट याद रखना, 3 दिसंबर 2004 से पहले। 3 दिसंबर 2004 से पहले अगर किसी का जन्म भारत में हुआ है या उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है, तो उन्हें भारत की क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। बोलो क्लियर है क्या? आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। और फिर देखो इधर, 3 दिसंबर 2004 को या उसके पश्चात माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे हम इस समय या इसके बाद अगर हमारा जन्म हुआ है, तो याद रखना हमारे माता पिता भारत के नागरिक हैं, तो हमें भारत की नागरिकता दी जाएगी। परंतु माता पिता में से कोई भी एक अवैध प्रवासी न हो, कोई भी ऐसा माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, है ना, याद रखिएगा, इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होकर के आया हो, ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर है ये वाली बात? तो याद रखना 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो। फिर देखो 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद किंतु 3 दिसंबर 2004 से पहले किसी के माता पिता का जन्म अगर भारत में हुआ हो, यानी वह भारत के नागरिक हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। और अगर मैं बात करूं 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, तो भारत की नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते वो अवैध प्रवासी ना हो। तो जन्म से भारत की नागरिकता मिल सकती है, जैसे हमें मिली हुई है या नहीं। फिर वहीं पर मैं बात करता हूं नंबर 2, वंशानुक्रम के आधार पर, है ना, यानी उद्भव के आधार पर। देखो इधर, यहां पर भी 3 क्लॉज है। देखो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 10 दिसंबर 1992 से पहले जिसके माता पिता जन्म के समय भारत के नागरिक रहे हों, किसके समय? उसके जन्म के समय भारत के नागरिक रहे हों, तो याद रखना उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। उद्भव के बारे में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले अगर किसी के माता पिता, है ना, माफ करें, पिता जन्म के समय अगर भारत के नागरिक हैं, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर देखो इधर ख में बात करते हैं, 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, किंतु 3 दिसंबर 2004 से पहले, है ना, 3 दिसंबर 2004 से पहले, 3 दिसंबर 2004 से पहले माता पिता में से कोई एक अगर भारतीय है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले अगर किसी के माता पिता में से कोई भारत का नागरिक है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन याद रखना नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, है ना, जिसे 3 दिसंबर 2004 को जोड़ा गया, यानी 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद, है ना, याद रखिएगा, जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास में
क्या देनी होती है, सूचना देनी होती है। इसके बाद उन्होंने कहा अगर किसी का जन्म होता है तो आपको 1 साल के भीतर भारतीय दूतावास में क्या देनी है, जानकारी देनी है, तब जाकर के आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो आप देखो उद्भव में भी 3 बातें, माफ करें, जन्म से जो नागरिकता है उसमें भी हमने 3 बातें देखी और उद्भव में भी हमने 3 बातें देखी। एक एक फैक्ट आपको याद रखना है, इसमें तारीख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट वाइज कभी कभार डेटा पूछ लिया जाता बेटा, तो आपको याद रखना है, उसमें कोई त्रुटि आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। फिर देखो इधर, फिर मैं बात करता हूं किसके बारे में, पंजीकरण। तो जन्म हो गया और वंशानुकरण हो गया, फिर हम देखते हैं पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन से कैसे हम नागरिकता ले सकते हैं। तो देखो निम्न शर्तों के आधार पर ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भारतीय महिला से विवाह करता है और जो 7 साल से भारत में रह रहा हो, भारत का नागरिक बन जाएगा। भारतीय महिला से विवाह कर लिया और 7 साल तक भारत में रह रहा हो, भारत का नागरिक बन जाएगा। फिर देखो कोई व्यक्ति जो 7 वर्षों से भारत में रह रहा हो, सीधा सा फंडा है, कोई व्यक्ति भारत में 7 साल से रह रहा है तो भारत का नागरिक हो जाएगा। और याद रखिएगा जो भारतीय लोग हैं, है ना, भारतीय नागरिकों के जो नाबालिग बच्चे हैं, वो नाबालिग बच्चे रजिस्ट्रेशन से क्या हो सकते हैं, भारत के नागरिक, है ना, क्योंकि बड़े होने के बाद तो वैसे ही नागरिकता मिल जाती है। ये वाला फैक्ट आपको याद रखना। तो एक तो हमने बात किया बेटा किसके बारे में, तो याद रखना जन्म के बारे में। एक हमने बात किया किसके बारे में, तो याद रखना वंशानुकरण के बारे में। किसके बारे में, वंशानुकरण के बारे में किया, ये वाली बात याद रह जाएगी। फिर एक चीज और बात करते हैं देशीकरण के बारे में, 2 और रह रहा है, देशीकरण और अधिग्रहण। देशीकरण के बारे में देखो इधर, यहां पर बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, विश्व शांति व मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो, याद रखना, और उसका संबंध किससे हो, केंद्र सरकार से, तो याद रखना उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। यानी याद रखना अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, विश्व शांति, मानव विकास आदि के संबंध में कार्य करने का अच्छा खासा अनुभव रखता हो, तब उसे क्या दिया जाएगा, भारत की नागरिकता। फिर देखो 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भाषा का विशेष ज्ञान, यानी हमारी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो बताई गई है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं आप सब लोग जानते हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो याद रखना 22 भाषाओं, ठीक है, याद रखना 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का क्या हो, अगर विशेष ज्ञान हो तो हम उसे भारत की नागरिकता दे देंगे। किसी भी प्रकार से 14 वर्ष तक भारत में रहा हो, याद रखना आप किसी भी प्रकार से हैं लेकिन भारत में रहते हुए आपको 14 साल हो गए, किंतु इन 14 सालों में कुल 11 वर्ष तक भारत में रहा हो। 14 साल में जितने दिन होते हैं उनमें से लगभग 11 साल जितने दिन वो भारत में रहा हो। क्लियर है ये वाली बात, याद रखना। और आवेदन करने के 1 वर्ष के भीतर भारत में ही रहा हो। जिस दिन वो आवेदन कर रहा है ना, उस दिन से पिछले 1 साल के भीतर वो भारत छोड़ के नहीं गया हो, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। याद रखना काम की बात है। अगर कोई व्यक्ति 14 साल तक भारत में रहता है, ठीक है, लेकिन उन 14 सालों में लगभग इतने दिन भारत में रहना है जितने दिन 11 साल में होते हैं, यानी 11 साल भारत में रहा हो, लेकिन आवेदन जिस दिन कर रहा है उसके पिछले 1 साल के भीतर भारत छोड़ के नहीं गया हो, तो उसे भारत की क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। क्लियर है। फिर देखो भूमि विस्तार या क्षेत्र सम्मिलित, मैंने कहा अधिग्रहण के आधार पर। आप इसको ऐसे समझो, मान लीजिए कोई क्षेत्र है जिसका नाम है क्या, सिक्किम। क्या नाम है, सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, लेकिन हमने क्या किया, इस सिक्किम का अधिग्रहण कर लिया। सिक्किम का हमने क्या कर लिया, तो हमने इस सिक्किम का अधिग्रहण कर लिया। सिक्किम का क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। हमने इस सिक्किम का क्या कर लिया, तो याद रखना सिक्किम का भारत में हमने विलय कर लिया। सिक्किम का भारत में क्या कर लिया, विलय कर लिया। और विलय करने से ये जो सिक्किम के जो लोग थे उन्हें भारत की क्या मिल गई बेटा, तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। उन्हें भारत की क्या मिल गई, नागरिकता। किसी क्षेत्र का भारत में विलय हो जाने से, किसी क्षेत्र का भारत में विलय हो जाने के कारण भारत की नागरिकता का मिल जाना, कोई ऐसा क्षेत्र जिसका विलय भारत में हो चुका है तो उससे उन्हें क्या मिल जाएगा, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। फिर देखो इधर नागरिकता का अंत या परित्याग, किस परिस्थिति में नागरिकता का अंत हो सकता है या नागरिकता का परित्याग कर सकते हैं, इसके बारे में भी नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया। एक बार देखते हैं क्या है ये चीजें, है ना, सुनो। देखो एक बार इधर,
चलिए देखिए, फिर बात करते हैं किसके बारे में, नागरिकता का परित्याग यानी नागरिकता के अंत के बारे में, कि क्या स्थिति हो सकती है, या फिर ऐसे बात करें किन परिस्थितियों में, किन स्थितियों में हम नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखो, या किन परिस्थितियों में नागरिकता हमारी छीनी जा सकती है। सबसे पहले बात आती है परित्याग। देखो, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग कर दे, मान लीजिए आपको ये भारत की नागरिकता चाहिए ही नहीं, आपने कहा सर हमें तो नहीं चाहिए नागरिकता, हम अपनी नागरिकता का परित्याग करेंगे, ऐसी स्थिति में आपकी नागरिकता जो है वो क्या कर दी जाएगी, वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, फिर देखो पर्यावसान है ना, ये क्या है, तो देखो किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले लेने पर, मान लो आप भारत के नागरिक हैं, अमेरिका गए और आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो याद रखना पर्यावसान के आधार पर यहां पर आपकी नागरिकता पूरी तरह से क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, हम उसे हटा देंगे। फिर देखो यहां पर एक होता है वंचित करना। वंचित कब किया जाता है किसी व्यक्ति को नागरिकता से, अगर कोई व्यक्ति गलत तथ्यों द्वारा नागरिकता प्राप्त कर लेता है, यानी नागरिकता के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है वो आपने गलत दिए हो, या फिर आपसे जो जानकारी मांगी गई वो जानकारी आपने गलत दी हो, तो गलत जानकारी के आधार पर, गलत तथ्यों के आधार पर आपकी नागरिकता जो है वो क्या की जा सकती है, समाप्त। फिर याद रखना संविधान के प्रति अनिष्ठा रखने पर, क्या करने पर, संविधान के प्रति अनिष्ठा रखने पर भी आपकी नागरिकता जो है वो क्या की जाएगी, आपकी नागरिकता का त्याग किया जा सकता है। फिर देखो इधर, युद्ध के समय शत्रु देश के साथ अवैध शस्त्र देने पर, यानी मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और आप पाकिस्तान को शस्त्र बेच रहे हो, अस्त्र शस्त्र बेच रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपकी भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। इसका मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि देश बचे, आप देश के बारे में नहीं सोचते, आप देशद्रोह है, आपके ऊपर राजद्रोह का आरोप जो है वो लगाया जा सकता है और आपकी सदस्य नागरिकता जो है वो समाप्त की जा सकती है। वहीं पर मैं बात करता हूं, याद रखिएगा, नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर अगर 2 वर्ष की कैद हो जाए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने भारत की नागरिकता ली है और नागरिकता लेते हुए भी उन्हें 5 साल पूरे भी नहीं हुए भारत की नागरिकता लिए हुए, और पता चले कि उन्हें 2 साल से अधिक की कैद हो गई किसी केस में, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब उन्होंने झूठ बोला है, वो भारत में नागरिकता के योग्य नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, देखिए कुछ आधार हैं जहां पर नागरिकता के संबंध में कुछ प्रावधान बताए गए हैं। देखो 2-3 बातें हैं, एक तो आपको याद रखना है क्या, एनआरआई क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है ना, और याद रखना ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होता है। अब ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है, या फिर एनआरआई क्या है ना, इनके बारे में ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले ये भारत का नागरिक होता है एनआरआई, जो रोजगार करने के लिए कहां जाता है, विदेश में जाता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भारतीय व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने के लिए कहां गया हो, विदेश में गया हो और विदेश में रहता हो, है ना, विदेश में रहते हो, जो भारत के निवासी नहीं है, मतलब भारत में रहते नहीं है, रहते वही है विदेश में, अमेरिका अफ्रीका रहते हैं, जो वर्ष में 182 दिन से अधिक अवधि तक भारत में रहते हो। यानी याद रखना जो वर्ष में 182 दिन से अधिक अवधि तक भारत में रहता हो उसे हम भारत के क्षेत्र में निवासी मानते हैं, लेकिन ये तो अधिकांश समय वहीं रहते हैं, तो इन्हें हम क्या मानते हैं, एनआरआई मानते हैं। फिर देखो इधर एक होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये हमारे नागरिक भी नहीं होते, मतलब कहने का मतलब है पहले कभी हमारे नागरिक हुआ करते थे, आज विदेश में चले गए, विदेश की नागरिकता ले ली। अब देखो विदेश में रहते हैं और यह योजना 19 अगस्त 2002 को प्रारंभ की गई, बाद में इसका विलय हमने क्या कर दिया, ओसीआई में कर दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में हमने क्या कर दिया, विलय कर दिया। और याद रखना ये ओसीआई है, ये भी क्या है, विदेश में रहने वाले लोग हैं, कभी भारत की नागरिकता हुआ करती थी इनके पास, और इसे भी 1 दिसंबर 2005 को प्रारंभ किया, लेकिन इन दोनों का विलय कर लिया गया 9 जनवरी 2015 को। ये पूछा जाता है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनका विलय जो है वो कब किया गया, दोनों को मिला दिया गया और क्या बना उस समय, तो याद रखिएगा इन दोनों को मिलाया गया कब, 9 जनवरी 2015 को। तो यहां पर हमने 3 आधार पर क्या किया है, इनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान देखे हैं। चलिए आगे, चलिए तो यहां पर जितनी भी बातें थी जो हमारे काम की थी उसके बारे में हमने बढ़िया तरीके से चर्चा कर लिया, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने चर्चा किया, एक एक फैक्ट को हमने समझा है। अब देखिए
आपकी तैयारी को और सुनिश्चित करने के लिए हमने पीवाईक्यू श्रृंखला निकाली है। इस पीवाईक्यू श्रृंखला में राजस्थान भूगोल, राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, हिंदी व्याकरण और रीजनिंग, यानी बेहतरीन तरीके से हमने इसका क्या किया है, हमने इसका विश्लेषण किया है। यह हमारी शानदार किताब है। आप लोग देखेंगे कि विगत 15-16 सालों में जितने भी प्रश्न पूछे गए स्टेट पॉलिटी को लेकर, उनका इतना बढ़िया और व्याख्यात्मक हमने सोल्यूशन किया है ना। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सर इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, सारा डेटा तो आपने दे दिया, एमसीक्यू में ही चलते चलते सारा कोर्स ही पूरा करा दिया। और इस पैटर्न पर हमने ये किताब आप लोगों के लिए बनाई है। आप लोग लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से इसे परचेज कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें अपने नजदीकी बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रेड फर्स्ट भर्ती परीक्षा की, ग्रेड सेकंड भर्ती परीक्षा की, आरएस सुपर 100 की या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, तो सारे कोर्सेज आप लोगों को अवेलेबल है लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन पर। आप लोगों को लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां जाना है और ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, SIRS सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इन कोर्सेज की सबसे बढ़िया और खासियत यह है कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपको मिलेंगे, शानदार टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा, पैनल PDF आपको दी जाएगी और टाइम टू टाइम आपको करियर गाइडेंस दी जाएगी। इसलिए आप लोग लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इसे वहां से परचेज करें। उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन हमने लिया है नागरिकता वाला, वो बहुत बढ़िया और बहुत व्यवस्थित हमने लिया है और आप लोग इससे बहुत अच्छे से अपना रिवीजन कर पाएंगे। मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।